जी। अभिवादन। और जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के जो सबसे सुखकर पल होते हैं, उनमें से एक सुखकर पल वो होता है जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ के लिए मजबूर हो, या कि साथ ही वो अपने ही हालात पर रोने के लिए मजबूर हो। ये दोनों ही परिस्थितियाँ आम जीवन में एक आम आदमी को, मेरे जैसे आम आदमी को बहुत ही सुखकर प्रतीत होती हैं। जी। और इस समय पर पिछले 2-3 दिनों से बल्कि इस सप्ताह में शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर लोगों ने बाहर आंदोलन शुरू कर दिया है सड़क पर। कई लाख लोग इस समय सड़कों पर हैं। आप जानते हैं सर्दी का मौसम है। इस सर्दी के मौसम में आंदोलन चलाना, प्रोटेस्ट करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। पर ये तमाम लोग बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके चलते ये कहा गया है कि जो कश्मीर में कोई भी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाएँगे, इकट्ठे होकर बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ आरोप कोई 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 प्रोटेस्ट की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और अगर करना चाहते हैं, कोई विरोध का मार्च निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पहले से परमिशन लेनी होगी प्रशासन की। और अगर उसके बावजूद, यानी कि मना किए जाने के बावजूद, अगर वो प्रोटेस्ट निकालते हैं, तो उनको 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये एक नया अध्यादेश निकला है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। ज़रदारी साहब ने इसको साइन किया है और अब इस पर अच्छी खासी बहस चल निकली है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इसे पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट बिल्कुल नहीं कहा है। अच्छा, ऐसे में भला आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगा? सबसे पहले इस पर खबर आई हमारे एक भारतीय हैं जो न्यूज़ीलैंड में रहते हैं, अरविंद सहारन, जिन्होंने बाशानी साहब को एक इंटरव्यू किया अपने चैनल पर, और उससे ये बात बाहर निकली। उन्होंने कुछ, बल्कि उनके कुछ क्लिप्स भी सुनवाए जो वहाँ पर लोगों ने दिए हैं। एक बात। नंबर 2, उसके बाद में जो उससे भी बड़ा आनंद मुझे आया, ज़ाहिर है वो सुनकर अच्छा लगा। बाशानी साहब तो मैटर ऑफ फैक्टली बात करते हैं। अरविंद सहारन ने भी उसको इंटरव्यू को अच्छी तरह से कंडक्ट किया। उसमें उनके कहने के लिए तो कुछ बहुत कुछ था नहीं, जो कुछ कहा बाशानी साहब ने कहा, और वही ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर जानते हैं। तो ज़ाहिर है आप सब उनसे परिचित हैं, तो मुझे कुछ उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। वो तो आपको जो कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो एक्सपोज़ करते ही रहते हैं। मगर साथ ही जो उससे भी बड़ी खुशी मुझे तब हुई, जब मैंने उन तमाम हालात पर रोते देखा कमर चीमा को। तो लीजिए, हम देखते हैं कमर चीमा को, और मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ मिलकर इस सुख का आनंद लें, और इस सुख का आनंद लेते हुए जो भी आपके मन में आता है, लिख मारें। लिख मारें टिप्पणियों में, ताकि क्या पता कमर चीमा साहब अगर उसको पढ़ें, तो उन्हें भी कुछ पता लगे अपने बारे में, अपने अपनी मानसिकता के बारे में, और अपने देश की जो सरकार है, उसके कामकाज के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में। मैं आपको इससे पहले कि वीडियो दिखाऊँ और उस पर हम अपनी टिप्पणियों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको ये बता दूँ कि कश्मीर में जो सरकार होती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहाँ पर जो सरकार होती है, वो दरअसल उसके चुने जाने का, चुने हुए होने का कोई मायने नहीं होता है, वो पपेट होती है एक तरह की। और वहाँ पर जो शासन चलता है, जो शासन की ज़िम्मेदारी है, वो एक कश्मीर कमेटी नाम की चीज़ है, जो चलाती है। जहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट होता है, बाकी 2 लोग, यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये 3 लोग होते हैं जो उस कश्मीर कमेटी में होते हैं, और यही लोग हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर राज करते हैं, जिनका हुक्म चलता है। बाकी सब, एज़ जैसे हमारे हिंदुइज़्म में, बाकी सब माया है, सब फिजूल है, सब बोगस है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मनोरंजन के साधन आदरणीय श्री 108 श्री कमर चीमा की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की बड़ी बात की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग रियलिटी को जो है वो तस्लीम नहीं करते। और रियलिटी जी। क्या है? रियलिटी ये है कि आज कश्मीर के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो पब्लिक असम्बलीज है, पब्लिक गैदरिंग को मना किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं
वो सख्त एक्शन लेंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस हम लेके आए हैं, इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। देखें, पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर, हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे ताकि आप सेफ रहें, है नहीं? ये कुछ इसी तरह कहने का तरीका है। आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप आंदोलन न करें। ये निहायती पुअर एक्टिविटी है जो आपको चोट पहुंचा सकती है, पुलिस की लाठी गिरा सकती है। ऐसे कुछ कहने का तरीका उनका। भाई आप पे कोई टीयर गैस मारा जा सकता है, आपको चोट लग जाएगी, इसलिए आप जाइए घर के अंदर बैठ जाइए, कतई प्रोटेस्ट मत कीजिए। ऐसा उनका कहना है कश्मीरियों को। ये वो लोग कह रहे हैं जो भारत के कश्मीर में, वो कश्मीर जो भारत ने समहाउ अपने पास अपने राज्य अपना राज्य बना रखा है, जिस पर हमारा मूल रूप से हक है, जिसके एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हमारे कश्मीर पर इन्होंने वहां पथराव की घटनाएं कराई थी, आतंकवाद फैलाया था। आज वो लोग क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्ट न करो नहीं तो चोट लग जाएगी। जरा देखिए तो सही, ऐसे होता है जब अपने घर में आग लगती है तो उसकी तपन कितनी तेज होती है, उसकी तपिश कितनी तेज होती है। लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक दें, लोगों को रोके मत। ओके, जब सफोकेशन होती है हाँ, सोसाइटीज के अंदर, तो उससे फिर लोग जो है कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। सो ये चीज जो है, ये जो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 का एक्ट आया है, अवाम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई कि एक तरफ ये है कि आप जी लोगों को मौका ही नहीं दे रहे प्रोटेस्ट करने का। आपको याद होगा पिछले साल जब इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर, क्यों? कि फूड और एनर्जी जो प्राइसेस थी वो बड़ी बढ़ गई थी। और आप देखिए कश्मीर को ना तो हम उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सके, सुने, न तो हम उसका, यानी कि हम न तो हम कश्मीर का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सके, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने चले उस एरिया का, उस क्षेत्र का जिस पर इन्होंने जबरन कब्जा किया था। ये चले हैं उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है जिसको उन्होंने मिलिटरीली कैप्चर किया था। ना कोई हम सिक्योरिटी स्टेटस निकाल सके, ठीक है जी, ना ही हम कुछ उसको और कोई फैसला दे सके। जो गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है उसके बारे में तासुर ये है अवाम के अंदर कि वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। ठीक बात है। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ठीक है जी, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है। ये देखिए, ये मामला है कि मतलब ये कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दरअसल उनकी ओनरशिप, उनकी जो लीडरशिप है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कंप्रोमाइज्ड है, चाहे वो पीएमएलएन हो नवाज शरीफ की, या जरदारी वाली पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब की सब कंप्रोमाइज्ड है, सबकी सब। वो अगर मान लीजिए कि फौज एक आदमी होती है और उसकी दो जांघें होती, तो एक जांग पर पीएमएलएन बैठी है तो दूसरी पर पीपीपी, और चांस दोनों ये लेना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा उचक कर कंधों में बैठ जाए, और समझ रहे, फौज के कंधों में बैठ जाए। फिलहाल दोनों वहीं बैठे अड्डे पे, एक जांग पे, एक दूसरी जांग पे, इनमें से दोनों ही कोशिश कर रहे हैं इनमें से कौन उछल के बैठ जाए कंधे पे। यू नो, दैट्स द गेम। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिक्स इसी ट्राइंगल में घूमती रहती है, पीएमएलएन, पीपीपी और ये। और जब कोई नया ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जाता है तो इन दोनों में से एक को धक्का मार के दूर भगा दिया जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट सेंट्रल फिगर क्या आती है? फौज। हुई है सोई जो फौज रच रखा। ये कोई वो जैसे कहते हैं ना कोई पॉलिटिकल ग्रुप उस तरह नहीं है। और वो आज प्रोटेस्ट कर, हमने कश्मीरियों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और जारी बात है, अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। तो जब हम इन कश्मीरियों के मसले हल नहीं कर सकते और इनकी जिंदगी में वो तब्दीलियां नहीं ले, देखें पाकिस्तान जब खुद जल रहा है, पाकिस्तान के अंदर खुद इतने मसले हैं, तो कश्मीरी कहेंगे आपने हमें क्या देना जब आप अपने पहले मसले तो हल कर लें। ये बात सही भी है। और अगर कश्मीरी ऐसा सोचते हैं तो कतई गलत नहीं सोचते हैं, वो बिल्कुल सही सोचते हैं। बट सवाल ये है कि इस बात को रियलाइज करने के लिए कश्मीरियों को आज 70 साल लग गए। 70 साल लग गए भाई। ये तमाम प्रोटेस्ट मार्च इतने सालों से कहां थे? खैर, इस कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, जब भी जागो तभी सवेरा। तो जाग रहे हैं, अपने काम के लिए लड़ रहे हैं। और जाहिर है कि अब चीमा जैसे लोगों को रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि बगल वाला कश्मीर जो है वो कर रहा है तरक्की,
और उसकी तरक्की इतनी ऑब्वियस है कि उसको दुनिया देख रही है। वहाँ पे बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, रेगुलर फ्लाइट्स चल रही हैं। याद रहे आज़ाद कश्मीर में तो आपको हवाई अड्डा मिलेगा ही नहीं, है? तो अब उसकी क्या बात कीजिए आप? सड़कें हैं नहीं, टूरिज़्म है नहीं। टूरिज़्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली भाई मतलब आप कैन यू बिलीव इट? पाकिस्तान ऑक्युपाइड की तमाम कंजम्पशन जो बिजली की है कितनी होगी आप जानते हैं? 300 मेगावाट, 300 मेगावाट, राइट? और वो भी उनको नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो ढेर से बहुत मोटे दामों में मिलती है। किस तरह से मिलती है कि भाई अपने पहले ये इन्हीं के पानी से, यानी कश्मीरियों की नदियों के पानी से बिजली पैदा करते हैं हेडर से, और वो बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है, और वहां से फिर वो इन्हीं को वापस बेची जाती है। यानी हम तुम्हारा रॉ मटेरियल लेंगे, उस रॉ मटेरियल से बहुत बड़ा कपड़ा बनाएंगे, तुमसे ये रॉ मटेरियल जो है बड़े सस्ते में लिया जाएगा, फिर जो तुमको कपड़ा दिया जाएगा वो उससे 100 गुना महंगा दाम पे होगा। ऐसे तो वही वही हाल इनका किया जा रहा है। मिनरल रिच इलाका है पाकिस्तान में बहुत सारा, लेकिन जहां भी इनको पाकिस्तान में मिनरल्स की रिचनेस नजर आती है, उस तमाम इलाके को डिप्राइव कर देते हैं उस मिनरल रिच एरिया होने के तमाम बेनिफिट से, और उस सारे फायदे को खाने वाले कौन होते हैं? फौजी, सिर्फ और सिर्फ फौजी। तो और अब उस बीच में एक नया जो एंगल निकल कर आया है दोस्तों, और मैं बात से भटकना नहीं चाह रहा हूं, आपको वापस कमर सिंह के पास ले आता हूं क्योंकि हंसना जरूरी है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि तमाम पाकिस्तान में अब ऐसे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, या जो बीएलए जैसे लोग हैं, वो अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दरअसल अपनी आजादी की जंग को भी फंड कर रहे हैं। ये भी एक सच है। खैर, आगे देखिए चीमा साहब का रोना। वो लोगों के अंदर, मैंने एक दफा कश्मीरी से पूछा, मैंने कहा यार आपके क्या मसले मसाइल हैं? उसने कहा यार बात सिंपल सी है, जो हमारी पिछली जनरेशन थी ना, उसके अंदर तो बड़ी पाकिस्तानी नेशनलिज्म, कश्मीरी नेशनलिज्म और इंडिया के बारे एक नफरत का जज्बा ये था। होता है दोस्तों फेक प्रोपेगेंडा, कि इसका मतलब पिछली जनरेशन को इतना बरगलाया गया कि वो इस तरह के नरेशन पर यकीन करने लग गए थे। लेकिन सच है कि आखिरकार सामने आ ही जाता है, और सच जैसा कि महान भौतिक शास्त्री गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो गैलीलाई, उन्होंने कहा था कि भाई सबसे बड़ी खूबसूरती सच की ये है कि ज्यादातर लोगों को वो तुरंत समझ में आ जाता है, और समय के साथ सबको समझ आ जाता है। जैसे सैकड़ों साल बाद चर्च को समझ में आया कि दरअसल हमने गैलीलियो के साथ गलत किया था, और जो वो कह रहा था अपनी दूरबीन से देखकर कि धरती गोल है, वो वाकई में गोल थी। तो अंततः उस चर्च को गैलीलियो से उसकी मौत के सैकड़ों साल बाद माफी मांगनी पड़ी। दिस इज हाउ इट इज। ये होती है ताकत सच की। तो उससे बचकर आप कहां जाएंगे? तो कश्मीरियों को भी वो सच आखिरकार नजर आया, और अब वो उन्हीं जनरलों को गालियां दे रहे हैं जो आज तक उनको दबा रहे थे। आगे देखिए। लेकिन ये जो जनरेशन है ना, ये पाकिस्तान से उस तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत क्यों नहीं करे? मेरे लिए ये बड़ी परेशानी की बात क्यों थी, भाई? और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वो कहते हैं हम आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप हमें क्या दे रहे हैं। राइट। अब ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? कि लोगों को रोका जाए, किसी किस्म की गैदरिंग जो है, असेंबली नहीं हो सकती। पहले आपको रिटर्न परमिशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, 7 दिन पहले परमिशन चाहिए, देन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है जी, और कि कितना प्रोटेस्ट करना है। 48 आवर्स और मैक्सिमम 7 डेज तक के हवाले से फैसले किए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपको हफ्ता पहले पता लगेगा कि भाई प्रोटेस्ट कर लो, या होता है कि इवन 48 घंटे पहले बताया जाएगा कि अब चलो भैया 2 दिन बाद प्रोटेस्ट कर लेना। तो आप इतनी जल्दी कौन से रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, कैसे लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और कैसे लेकर आएंगे? सब बड़े सवाल। मगर जब लोगों के कंसर्न जागते हैं तो होता यह है कि तमाम इस समय लाखों कश्मीरी पीओके में, लाखों कश्मीरी सड़क पर उतरे हुए, तमाम हार्श वेदर के बावजूद, इतने ठंडे वेदर के बावजूद सड़क पर उतरे हुए, और वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। अगर आपको परमिशन मिलती है, ठीक है जी, फिर आपको अलाउ करना किया जाएगा। ये कौन सी आजादी है भाई? प्रोटेस्ट, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रोटेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, अंडर द लॉ होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट की इजाजत ही ना दें
इस कानून का मकसद ये हो, लोगों को इजाजत ही नहीं हो है कि हम रिजेक्ट करते हैं आपकी प्रोटेस्ट की कॉल को, ये मसला है, वो मसला है। ठीक है जी। बिल्कुल। लेकिन अब वो कहती कि आप अगर परमिशन आपको नहीं मिलती तो आप जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास जाएं अगले 15 दिन में, और उस कमिश्नर जो है वो ऑर्डर फिर पास करेगा और फिर वो टाइम फ्रेम देगा। समझ रहे हैं आप बात? यानी पहले जाओ डीएम के पास, डीएम का मन हुआ तो उसने परमिशन दी, अगर तुम्हें डीएम के जजमेंट से या अगर डीएम कहता है प्रोटेस्ट नहीं करना और आप असहमत हो उसकी बात से या रीजनिंग से, तो फिर आप डीसी के पास जाइए, फिर वो डीसी बताएगा आपको कि प्रोटेस्ट करना है नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है, अगर अगर कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो इतने लोग ठीक है या नहीं है, कम करो ज्यादा करो, या वट एवर कंडीशन, कितना क्राउड होगा, क्या होगा। अब लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऑथराइज लीगल अथॉरिटी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तो प्रोटेस्ट पहले 15-10 दिन 7 दिन पहले एक अथॉरिटी को बताएं, 15 दिन पहले दूसरी अथॉरिटी फिर फैसला करेगी। इसका मतलब है ये तो कह रहे हैं कि 1 महीना 2 महीने तो प्रोटेस्ट करने में तैयारी में लग जाएंगे। अगर आज प्रोटेस्ट करना है तो उसका मतलब है महीने बाद इजाजत मिलेगी। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेशन अगर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से प्रेसिडेंशियल एक्ट आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल एक्ट नहीं होता दोस्तों, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो बेसिकली ये ऑर्डिनेंस है जिससे पार्लियामेंट में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 6 महीने के लिए पार्लियामेंट में से इसको अप्रूव एक बार निकल जाए ऑर्डिनेंस, तो फिर आपको 6 महीने तक में लॉ बनाना होता है। नहीं बनाइए तो 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है और फिर आपको रिवाइव करवाना पड़ता है अगेन। तो लेट्स सी आगे क्या करें। एक्ट को वापस लें, इन चीजों को वापस लें। ठीक है ना जी, इन चीजों को वापस लें और आप कहेंगे जी हाँ हम ऐसे नहीं करने जाएंगे। इस एक्ट को वापस लें। रावला कोड, ये बाकी सारे इलाके जो हैं ये तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त बड़ी, और पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा सीधा सीधा। पाकिस्तानी मीडिया क्यों दिखाएगा इसको? अगर पाकिस्तानी मीडिया दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एक नया तरीका पकड़ लिया है कि इन चीजों को दिखाने नहीं है। जब आप इन चीजों को नहीं दिखाएंगे तो देन सोशल मीडिया स्पेस पकड़ेगा। जब सोशल मीडिया स्पेस पकड़ेगा तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन होगी। जब मिस इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर एडिटोरियल कंट्रोल ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जब मीडिया इंफॉर्मेशन देगा तो हमें उस चीज पे ट्रस्ट आता है कि मीडिया ठीक इंफॉर्मेशन देगा। उसकी वजह क्या है? मीडिया अगर ठीक इंफॉर्मेशन देगा तो हम समझेंगे भाई ठीक है। नहीं, ये ठीक ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन भी शामिल होते हैं। मीडिया जरूरी तो नहीं, अब देखिए ना, बहुत सारी खबरें तो नजम सेठ ही देता है, बहुत सारे और एंकर्स हैं जो तरह तरह की खबरें देते हैं, लेकिन क्या वो सारी की सारी खबरें अपनी जगह पर सही होती हैं? क्या उनकी खबर के अंदर ही उनका तज्जिया शामिल नहीं होता है, उनका अपना जो एक्सप्लेनेशन है या जो उनकी कमेंट्री है वो क्या उनकी खबर के अंदर शामिल नहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है। और दैट इज व्हाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाएंगे कि वो जब अपनी खबर के अंदर अपनी जजमेंट भी शामिल कर रहे होते हैं, वो अक्सर गलत निकलती हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। पीछे एडिटर्स बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन बड़े तरीके से आती है, लेकिन अगर वो सही इंफॉर्मेशन निकालेंगे सो ये चीज जिसे कहते हैं ना कि आप एक नया मसला है। हम कह रहे हैं जी हम आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे, 35A के बारे में बात करेंगे, ये है वो है। ठीक है जी। अब बिल्कुल ठीक है जी। आप दोस्तों देखिए, आप मेरी कमेंट्री का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीमा साहब कह रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी तगड़ी कमेंट्री है, वो खुद कमेंट्री कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखिएगा, वो है चीमा साहब की फ्रस्ट्रेशन की एक्सप्रेशंस। ये कमाल है, प्राइसलेस है, अमूल्य है। इनको जरूर देखिए और इन पर मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना है। जी। हम जो कहते हैं ना कि ये जो ऑटोनॉमी की बात की जाती है कश्मीर में, कश्मीरी इस ऑटोनॉमी को नहीं मानते। वो कहते हैं ये कागजों में लिखी हुई है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट बैठी हुई है। ये बातें होती हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट बैठी हुई है गवर्नमेंट। और जाहिर बात है वो फिर उनकी इस्लामाबाद से लड़ाई इस चीज की है। अब जाहिर बात है लार्जली पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, लेकिन हमें लोगों को प्रोटेस्ट करने की, बाहर निकलने की इजाजत देनी होगी। अगर हम ये इजाजत नहीं देते लोगों की, देखिए मुझे बात सुने, आप पार्लियामेंट में हर चीज क्या पॉलिटिशियन डिस्कस करते हैं? क्या हर चीज पॉलिटिशियन डिस्कस करते हैं? नहीं करते।
बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते ना भाई वो डिस्कस। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको पता है इस चीज का। मानता तो नहीं। क्या डिस्कस करें? मानता हर नहीं। उनको तो हर चीज की अलाउ ही नहीं है। हर चीज तो उनको अलाउ ही नहीं है। तो मित्र, उनको कौन अलाउ करता है? वो है आपकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट। वो जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, उसी के अलाउ करने के बाद में पॉलिटिशियन हिलता है अपनी जगह पर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हारता है, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, इलेक्शन हार रहा होता है, काउंटिंग बाहर आ रही होती है, तो वो किसको फोन करता है? आर्मी चीफ को फोन करता है कि यार अब क्या मैं भी हार जाऊंगा? और फिर वो नहीं उसको हराया जाता, वो अचानक पता लगता है जीतने लग गया। समझ रहे हैं ना? तो इस किस्म के लोग ये अक्सर आपको बड़े डेमोक्रेटिक नजर आएंगे, बड़ी मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बातें करते नजर आएंगे, लेकिन सच ये है कि ये सब के सब पैदावार हैं फौज के आंगन की। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द सैड रियलिटी। डिस्कस उन्होंने क्या करना है? समझ रहे हैं बात को? ये है, मैं तो समझता हूं ये एक चीज है चीज, बिल्कुल चीज है। अलाउ ही नहीं है जनाब आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं। आप बोल ही नहीं सकते। ना। पार्लियामेंट सारे मसलों को एड्रेस नहीं करती। पिछली दफा कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए तो उनकी फूड और जो इलेक्ट्रिसिटी के मसले थे वो हल हुए थे। बाय द वे, वो मैंने जैसे बताया आपको कैसे हल हुए थे। हो क्या रहा था कि भाई पानी जो कश्मीर का है, उस पानी को हाइडल के जरिए, हाइडल पावर के जरिए कन्वर्ट किया जा रहा है, बिजली में जनरेट किया जा रहा है। लगभग 1300 वाट मेगावाट वहां से जनरेट हो रही है, 1300-1400 मेगावाट। उसमें से 300 भी नहीं दे रहे जो उसकी जरूरत है कश्मीर की। हालांकि कश्मीरी मांग 300 है, बनता तो हक उनका कहीं ज्यादा पे है, लेकिन उसके बावजूद वो इनको 300 यूनिट तक नहीं दे रहे हैं जो उनकी जरूरत है, कंजम्पशन है। नंबर एक। नंबर दो, कि जो बिजली बनती है वो रफली 2 से 2.5 पैसे पर यूनिट बनती है। ये उनकी कंजम्पशन है। लॉग जो सॉरी कंजम्पशन नहीं, ये उनकी कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक तरह से आप लगा लीजिए। तो 2 रुपए 50 पैसे या 2 रुपए की जो बिजली की कॉस्ट है, उसको जब ये अपने नेशनल ग्रिड में डाल देते हैं और फिर लाकर वापस कश्मीर को बेचते हैं, तो कितने की बिकती है? लगभग 60 से 70 रुपए की एक यूनिट, है ना? तो अब आप जरा आप खुद ही सोचिए कि भला कौन सा एक नॉर्मल सोचने वाला आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बड़ा हुआ गरीब, वो भला कैसे बर्दाश्त करता है बिजली चलाना? तो चाहते हैं क्या है? 1400 साल पहले कौन सी बिजली होती थी? है मोहम्मद साहब भी तो ऐसे चले होंगे, है कि नहीं? तो हम भी ऐसे ही चलेंगे, बिन बिजली, मजा आएगा, है ना? ये हालत। अभी भी वो कहते जी। हैं हमारी 8 डिमांड्स पड़ी हुई हैं। हम्म। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, इलीगल टैक्सेशन है। मतलब एलीट ब्यूरोक्रेसी एंड एलीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो उनके मसले को सॉल्व ही नहीं कर सकता, एड्रेस ही नहीं कर सकता। और वो जो लास्ट टाइम ये जो मसले हल किए थे, ये पॉलिटिशियंस ने नहीं हल करवाए थे, ये सिविल सोसाइटी ये ने हल बताया ना कराए मैंने थे। आपको। इकोनॉमिक टेंशन ऑलरेडी पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन कश्मीरियों का मसला ये है कि उन बेचारों को पंजाब आना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ता है काम के लिए। बलोचिस्तान तो जाते ही नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर वो कहते हैं पहले ही मार दो इनको। तुम अब मामला क्या है यहाँ पर? ये हुआ ये था कि जब पिछले साल भी इनको ये बिजली के लिए जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उस समय एक और भी दिक्कत थी, वो ये कि सरकार ने जो कश्मीर में जो इंडस्ट्री लगाई जाती थी, उसको एक सर्टन काइंड का सर्टन किस्म का प्रोटेक्शन मिलता था। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि वो जब आउट ऑफ कश्मीर प्रोडक्ट अपने सेल करने के लिए करते थे, तो उनको दूसरी स्टेट्स में कहीं टैक्स नहीं लगता था। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी, बट दैट्स नो लॉन्गर द केस। इट अपीयर्स कि अब सरकार हेलबेंट हो रही है उसको भी अंडर टैक्स रिजीम लेने के लिए। बट देखिए आगे क्या कहते हैं चीमा साहब। हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करने आए हो। बिल्कुल ऐसा ठीक है ही ना है। जी। सो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ये जो एक्टिविस्ट हैं ये ब्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत जो है हम्म। ये बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से डील नहीं कर रही। और ऊपर से जिस तरह बांग्लादेश में लोग कहते थे जी हमारे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई थी जी, रिसोर्सेज खा गए हैं। आज आजाद कश्मीर कहते हैं जी फ्रस्ट्रेशन है कि हमारे रिसोर्सेज पे बैठे हुए हैं आप लोग। आप ये इसको हैं क्योंकि उनके लिए जो पब्लिक असेंबलीज है आती नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर वो कहते हैं पहले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म उनकी स्ट्रेंथ है। क्यों नहीं हमने टूरिज्म को स्ट्रेंथन दी? सिर्फ बातें कर देना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है पाकिस्तान से गुजारा नहीं होगा। लोग कहते हैं इन नारों से आगे निकल के हमारे कुछ फाइनेंशियल मसले हल ठीक बात करें। है। और ये जो मसला है ये हमारा एक लार्जर प्रॉब्लम है। अगर आप अवाम की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते, उनको डिस्कस नहीं कर सकते,
पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको दोबारा बैठने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई अप्रिशिएट ऑफ कमरशीमा इज एट टाइम्स ये बंदा वाकई में अपनी कंट्री के लिए परेशान होकर रोने लग जाता है। एक्चुअली मैं उस मौके का इंतजार करता रहता हूँ, इसीलिए आपको वीडियोस दिखाता हूँ जब बेचारा वाकई में सीरियसली रो रहा होता है। मुझे लगता है कि एक तो ये सैडिस्टिक प्लेजर है। आई एम वेरी सॉरी टू से, दरअसल किसी भी आदमी को परपीड़ा से खुशी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कमर सीमा की बात अलग है। जैसे हर नियम का एक एक्सेप्शन होता है, एक अतिशयोक्ति होती है, नहीं अतिशयोक्ति नहीं, एक अपवाद होता है, ठीक उसी तरह से कमर चीमा भी एक अपवाद है। और आपको, हमको, सबको हक है कि वो उसी बात पर हंस ले कि भाई ये करता क्या है, या कि जब उसको तकलीफ होती है तो हंस ले कि भाई चलो दुश्मन रो रिया है, रो भाई रो, खूब रो। चलिए जी, हम बात नहीं करते, ना हम करो। शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अगर दोबारा बैठेंगे तो क्या होगा। हम्म। पाकिस्तान की फेडरेशन को बैठने की जरूरत है और डायलॉग करने की जरूरत है, इंगेज करने की जरूरत है। अगर हम लोग ना बैठे तो मैं आपको बात बताऊं, नया कट्टा खुलेगा इस मुल्क के अंदर। और हमने अगर अगर हमने ये ये जो नया अपने कट्टा ऊपर खुलना जो है, इसको अंग्रेजी का जो मुहावरा है उसमें कहते हैं पेंडोरास बॉक्स। तो फिर वो उनका मतलब है कि फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। कदकने लगाई हुई हैं, ये जो अपने ऊपर जिसे कहते हैं ना जबर है कि बोलना नहीं है। कश्मीरी अब सिर्फ और सिर्फ आपके नारों से नहीं गुजरने जाने वाले, वो नारों की उनको कोई परवाह नहीं है। देखें, सारे के सारे कश्मीर की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बलोचिस्तान की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, गिलगित की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। जी मीडिया ने तो बिल्कुल। कंप्लीट सेंसर कर दिया उनको। सिर्फ उसको पावर उसको दिखाया जाता है जिसके पास ताकत हो। आर्मी चीफ। इमरान खान की पार्टी के बिल्कुल। पास ताकत है, वो शोर डालते हैं हर वक्त। मैं अभी सोच रहा था पाकिस्तान का मीडिया देखें, कभी कोई गवर्नेंस की बात नहीं है, कभी कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात नहीं है, कभी कोई हमें पता नहीं है कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, हमारी स्टेट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सोसाइटल सिचुएशन क्या है, हमारे इतने ज्यादा मसले हैं उसको डिस्कस ही नहीं हो रहा। रहन दे मुन्ना, बहुत सिर्फ हो और गया सिर्फ यार। इमरान खान, ऑपोजिशन, हुकूमत, इनकी लड़ाई डिस्कस हो रही है। अलीट ये 5 10 15 20 लोग हैं जिनकी लड़ाई 240 मिलियन लोग देखते हैं। और फिर ये कहते हैं जी अवाम ये करे, अवाम अपने भागदौड़ करती है, कारोबार करती है। मैं तो इस चीज से बहुत डिप्रेशन होता है लोगों की स्ट्रेस को देख के। लोग कहाँ जाएं, लोग क्या करें आपके साथ, आप क्या दे रहे हैं लोगों को। लोग तो यहां से कश्तियों में बैठ के यूरोप पहुंच गए हैं बिकॉज के आपने उनके लिए कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट की। यार मित्रों, ये जो सिचुएशन है ना, ये वाकई में ट्रेजिक है। मैं आपसे यहाँ से फर्दर चीमा के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। और जो चीमा ने कहा ना कि ये एक प्रॉब्लम है इनहेरेंट जो कि सामने नजर आ रही है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कहीं बहुत दूर हमारे मुल्क में भी नहीं है, सॉरी हमारे मुल्क में भी है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, जिनका अचानक मुझे मैसेज आया। काफी दिनों बाद हमारा संपर्क बीच में टूटा हुआ था। मैं आपको ला रहा हूँ कमर सीमा की बात पर। तो उन सज्जन का मुझे फ़ोन आया, मैसेज एक्सचेंज हुए, और कुछ हाल-चाल पूछने के बाद में उन्होंने बताया कि जी, मेरी हालत बहुत ख़राब है, फरवरी में हमारी जॉब निकल गई हाथ से, और उसके बाद में अब तक सेविंग्स चल रही थी फरवरी के बाद से, अब आगे गाड़ी नहीं चल पा रही है। और हालत इतनी ख़राब है कि भाई को खाने के लाले पड़े हुए हैं, और उस खाने के लाले भी ऐसे पड़े हैं कि वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए। आप कल्पना कीजिए, मुझे सोच के बुरा लग रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि दरअसल हाउ हाउ कैन आई हेल्प हिम? बिकॉज़ एक लॉन्ग टर्म का अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो वी कैन नॉट हेल्प एवरीबॉडी इन अ वे एज़ वी वुड लाइक। नहीं कर पाते हैं ना, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन मित्रों, मैंने फिर अपने एक जेंटलमैन एज़ अ कंटेंट राइटर, तो हमारी बात हुई तो एक और दोस्त से जिनकी कंटेंट राइटिंग की कंपनी है। मैंने जब उनसे बात की तो मुझे नया एस्पेक्ट समझ में आया, और नया एस्पेक्ट ये बताया गया कि भाई, ऐसे लोगों की क्रिएटिव राइटिंग करने वाले लोगों की छुट्टी हो रही है, और उसका कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि लोगों को जो आर्टिकल चाहिए, बेसिक आर्टिकल का फॉर्मेट जो है वो एआई बना के देती है। उसमें कोई एक आदमी बैठता है और वो धड़ाम-धड़ूम, दाएँ-बाएँ लफाजी करके उसको ठीक कर देता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो बेसिकली इट इज़ हिटिंग आवर सोसाइटी एज़ वेल इन टर्म्स ऑफ कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है, पहले शायद हमारी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है, जब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस तरह से एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जो है, वो एक्जिस्टिंग मैनकाइंड के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको खत्म करने जा रही है। इनकम के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको खत्म करने जा रही है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लॉजिक मैंने बहुत सुने थे। जब मारुति 800 आई थी तब भी मैंने सुना था कि छोटे व्हीकल्स खत्म हो जाएँगे, लोग नहीं लेंगे, ये वो।
और फिर उसके बाद में मुझे अच्छे से याद है कि जब मेट्रो आई तो ये माना गया कि दिल्ली मेट्रो जब आई थी कि भई थ्री व्हीलर का काम धंधा बंद हो जाएगा, टैक्सी वालों का काम धंधा बंद हो जाएगा। बट यू सी उन्होंने अपनी शेप बदली, अपने चाल-ढाल बदली, अपने अपने काम करने का तरीका बदला और अभी देखिए कि सब कुछ वहीं का वहीं है, सब कुछ वैसे-वैसे चल रहा है। तो मैंने सोचता था कि कभी शायद टेक्नोलॉजी इस तरह के चैलेंजेस नहीं दे पाएगी। लेकिन मित्रों, अब मुझे लगता है, अब सीरियसली मुझे लगता है पिछले कुछ दिन से कि एक्चुअली इट्स अ सीरियस चैलेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दखल दे रही है, उसके नतीजे में जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद विषय है। और खास तौर पर तब जब ये तबका जिसको वो बेरोजगार कर रही है, वो पढ़ा लिखा तबका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर चूंकि मिडिल क्लास को बिलोंग किया हुआ तबका है, तो आखिर वो अचानक ओवरनाइट बीपीएल के कार्ड लेने की सीरीज में तो नहीं खड़ा हो सकता ना। और अगर नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मोदी जी की योजना है 80 करोड़ लोगों को जो घर बैठ के खिला रहे हैं 5 किलो अनाज देके, ये बेचारा तो उसमें भी नहीं आता। So he will have to put in some effort actually to get into that queue where he can get any support from the government. It's terrible situation, and I don't know how many SMEs have closed in the meantime. So it's a sad story. I hope that this gentleman I'm talking about gets some help from somewhere because I could not help him the way I would like to, sadly. So let's hear Chima Saab further and get away from this such a serious subject and try to smile a bit. और फिर आप कहेंगे कि जी जनाब हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ये है, हमारा वो मसला है। भाई कश्मीरियों को उनके हकूक दो, उनके प्रोटेस्ट बंद करने से मसले ठीक बात है, हल नहीं होंगे कि आपने उनको ट्रक की बत्ती के नीचे लगा दी। एक बंदे ने प्रोटेस्ट करना है किसी इशू के ऊपर, 2 महीने तक उनको इजाजत ही नहीं मिली। 2 महीने में आप मैनेज कर लेंगे सारी सिचुएशन, यही आप करना चाहते हैं ना। डोंट डू दिस। कश्मीरियों के साथ ये ना करें। गिलगिती पहले परेशान है, क्या वहां पे जो गिलगित की यूथ है वो टेंशन में नहीं है? भाई गिलगित की यूथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, मैं जब इस्लामाबाद आया तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गिलगित से आए हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये क्यों आते हैं, क्या है वहां पे? देन लेटर ऑन पता चला यार कि ये सारे लोग तो वहां पे रोजगार ही नहीं है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, वहां पे तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो 2 महीने 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी। वहां पे तो इतनी सर्दी नहीं होती है, इतनी सर्दी होती है कि वहां पे सब कुछ ही बंद हो जाता है। अच्छा, इस सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है? बचा जा सकता है अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे खर्च करे, वहां पर टूरिज्म को लेकर लोगों को अवेकन करे, जागृति फैलाए, अपने जो वहां के जो तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर करे, होटल्स बेहतर करे, वार्म करे, वहां पर कमरों को गर्म करने का इंतजाम किया जाए, सो दैट कि इन जगहों पर टूरिस्ट जाए। गिवन सर्कमस्टेंसेस में तो टूरिस्ट बेचारा सोच भी नहीं सकता जाने का कि वो कैसे वहां जाएगा। तो ये अब सिचुएशन, आगे देखते हैं कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उन जो विंटर जो स्पॉट्स हैं उनको अच्छे तरीके से चला सकें, इतनी मशीनरी हो, इतना कुछ हो कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें कि जाएं वहां पे, जाके बर्फ देखें, एंजॉय करें, मजे करें। हम तो नहीं कह सकते ना भाई, अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीजें अब बस करनी पड़ेंगी। वी शुड स्टॉप दिस, वी शुड एंड दिस। ये जो गेमिंग है इसको बंद करना पड़ेगा। लोगों को हकूक दें। अगर आप लोगों के हकूक को एड्रेस नहीं करते एंड देन आप सिर्फ ये कह दें ठीक है जी, तो फिर आप सिर्फ ये कहें आप प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। आप एक या तो आप डिक्लेयर कर दें कि दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बिल्कुल है ही डेमोक्रेसी, दिस इज एन अथॉरिटेरियन अपरेटस। लोगों को पता चले, बंद कमरों में बैठ जाएं, जो हुकूमत देगी खा लेंगे, जो नहीं देगी तो चुप करके बैठे रहें। इफ दिस इज द डेमोक्रेसी, लेट इट बी डेमोक्रेसी। और इसके अंदर लोगों को एक रीजनेबल प्रोटेस्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। एंड देन लोगों को भी इस चीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे जिस तरह इमरान खान की पार्टी ने पिछले दिनों किया है कि आए कि हुकूमत के ऊपर भी गोलियां चलाएं, खुद भी बंदे मरवाएं, प्रोटेस्ट भी करें, अरबों रुपए का नुकसान हो, ये भी तो कोई प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। ये भी तो कोई प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे कश्मीर के अंदर कि हमने प्रोटेस्ट करना शुरू करने हैं, एंड देन अगर नहीं किए, अगर नहीं होता तो आगे चलो, ठीक है, तो हम जो है फिर वो आगे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल।
सो ये ऑर्डिनेंस वो कह रहे हैं, अवाम कहते हैं ऑर्डिनेंस वापस लें, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मैनेज हो जाती हैं। अवाम कहती है हम मैनेज नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज होती हैं, अवाम कहती है हम मैनेज नहीं होते। ये है एक चीज जी, चीज, हर चीज ही नहीं रहती चीज। वो कहते हैं कि हम मैनेज नहीं होंगे। ओके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का ये, उनके पास इतनी पावर आ जाती है, इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं कि वो तो बात ही नहीं कर सकते। उनके लिए तो ये मसला पैदा हो जाता है। तो जब दे कांट टॉक व्हाट दे हैव टू टॉक, और व्हाट जब वो सरकार में पैसे लेकर आएंगे, सरकार फौजियों को पूजेगी अपने टिकट लेने के लिए, फिर वो उनको जिताएंगे, फिर जिताएंगे तो जाहिर है वसूली करेंगे, और वसूली वो कहाँ से लेगा? अपने घर से लेके तो आने से, तो जाहिर है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज है उन्हीं से निकाल के वो फौज को देगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिशियंस कुछ कर ही नहीं पाते इनका। दे शुड टॉक। अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी ये कब तक चलेगा। लेकिन अगर हमने कश्मीरियों को बोलने की आज़ादी ना दी, और जो थोड़ी बहुत आज़ादी है, देखें इकोनॉमिक चैलेंजेस तो उनके बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अगर आपने उनको बोलने से भी रोक दिया, प्रोटेस्ट करने से रोक दिया, तो फिर अब क्या आप जो है क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? बस एक गैदरिंग को मना किया जा रहा, और एक गैदरिंग को मना किया जा रहा कश्मीर के अंदर कि हमने प्रोटेस्ट करना शुरू करने हैं, एंड देन अगर नहीं किए, अगर नहीं तो क्या नहीं करेंगे? बस एक चीज बता दें, सिर्फ एक चीज बता दें, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, बात तो खत्म, कौन दस्ता है, बात तो खत्म हो गई ना। जी जी। सो ये एक, दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी शुड डू। अगर हमने ऐसे ही रखना है, ऐसे ही करना है, तो फिर आप समझ लें कि यू नो द स्टॉर्म इज कमिंग। दिस इज व्हाट आई कैन से। तूफान आ रहा है। चीमा साहब कह रहे हैं तूफान आ रहा है, और सच बताऊं, दरअसल ये तूफान बहुत दिन से आ रहा है। सिर्फ सवाल है समय का कि कब ये हिट करेगा बैंक को, किन कंट्रीज को, ये एक सवाल है। खैर मित्रों, ये छोटा सा एक कार्यक्रम था जो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कमर सीमा को रोते हुए, और बाकी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम लोग लगातार मिलते रहें। दिन बहुत दूर नहीं है, रेगुलरिटी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। फिलहाल आज के लिए आप सभी का शुक्रिया, जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज शाम को ही मैंने बांग्लादेश के जो इस समय पर हालात हैं उसको लेकर चर्चा की है। हमारे दोस्त मेरा रुख के जो चैनल वाले हैं, राहुल भाई, तो राहुल भाई के चैनल पर मैं आज शाम को गया था, वहाँ मैंने बात की है। तो आपको समय लगे तो उसे ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। और बाकी आज के लिए, अगर इस वीडियो पर आपको कुछ कहना हो ज़रूर कहिएगा, अपनी टिप्पणी दीजिएगा, हम लोग अपनी बातचीत इस पे और आगे करेंगे। और फिर किसी खास कोई ऐसी वीडियो जिस पर आपको लगे कि मुझे बात करनी चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा ईमेल पर। मेरा ईमेल, हमारा जो ईमेल है वो है agnipath15@gmail.com, तो आप मुझे वहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि।